गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल। आप लोग जानते ही हैं हम लोग अल्काइंस पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्काइंस को आधा कंप्लीट कर लिया था। मतलब हम लोगों ने अल्काइंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइंस का स्ट्रक्चर, अल्काइंस का हाइब्रिडाइजेशन, अल्काइंस का शेप, अल्काइंस के बॉन्ड लेंथ, अल्काइंस का बॉन्ड एंगल, अल्काइंस के आइसोमर्स, अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर, सब कुछ देख लिया था। आज हम लोगों को बिल्कुल सिंपल सोबर अल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, और वी कैन से केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। जो आपकी इच्छा हो वो आप इसको बोल सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शंस। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है, जो मैंने ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में देखी है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में मैंने देखी है, और वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। मैक्सिमम जगह पर एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, मैंने हर जगह पर इस सवाल को देखा है, हर जगह पर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। भले ही वो आपका कोई भी एक स्कूल हो, एक अगर आप नॉर्मल मीडियोकर स्कूल में भी हो तो भी वहां पर यह सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि अल्काइंस एसिडिक नेचर का क्यों होता है। सबसे पहले लोगों को पता कैसे चला कि अल्काइंस एसिडिक नेचर का है? तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि अगर आपका कोई अल्काइन है तो अल्काइन को NaNH2 के साथ रिएक्ट करते हुए देखा, जिसको आप लोग सोडामाइड बोलते हो। अल्काइन कैन रिएक्ट विथ सोडामाइड, और यह देखा गया कि सोडामाइड तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहां पर रिएक्शन हो रही है, एक इनके बीच में अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब वो रिएक्शन कैसी होती है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस ये देखो कि हाँ यार रिएक्शन हो रही है। भाई बेस के साथ में रिएक्शन करता हुआ एसिड ही नजर आता है, देयरफॉर अल्काइन के अंदर एसिडिक नेचर होना चाहिए, देयरफॉर अल्काइन शुड हैव एसिडिक नेचर। लोगों ने बोला हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी हो, एक बार और चेक कर लेते हैं। उन्होंने अल्काइन को उठाया और अल्काइन के साथ सोडियम नाम के मेटल की रिएक्शन करी। नॉट ओनली सोडियम मेटल, दूसरे मेटल का भी इस्तेमाल किया गया, सोडियम वगैरह के अलावा पोटेशियम भी यूज किया गया, और वहां पर यह पाया गया कि यार ये तो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, और सॉल्ट बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन नाम की गैस इवॉल्व हो रही है। और ये तो तभी देखा जाता है कि जब आप एक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो ये रिएक्शन होती है। मतलब इन दोनों केमिकल रिएक्शंस में हमें जो रिजल्ट मिले, हमें जो प्रोडक्ट्स मिले, वो प्रोडक्ट्स इस बात को प्रूव कर रहे थे कि अल्काइंस कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो यहां पर आप लिखेंगे दैट देयरफॉर अल्काइंस कैन रिएक्ट विथ मेटल, specifically sodium and sodamide NaNH2, and sodamide NaNH2 which is a strong base, gives a clarity that alkynes are acidic in नेचर। यानी इस बात से हमें क्लैरिटी तो आ गई कि अल्काइंस जो है वो एसिडिक नेचर के हैं। और स्टार बनाकर एक बात हमें यह भी लिखने वाली होती है दैट अल्केन्स एंड अल्कीन्स, आपके जो अल्केन्स हैं और अल्कीन्स हैं, दे डू नॉट शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन अल्केन्स और अल्कीन्स कभी शो नहीं करते। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर वी कैन से दैट आपके जो अल्केन्स हैं और आपके जो अल्कीन्स हैं, दे आर नॉट एसिडिक। ये लोग एसिडिक नेचर के नहीं होते, दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हाँ, मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो अब बस मुझे एक ही बात का यहां पर जवाब चाहिए कि मेरा अल्काइन एसिडिक नेचर शो क्यों कर रहा है।
मेरे अल्काइन के पास में ऐसा क्या है जो अल्कीन्स और अल्काइंस में नहीं है? हाउ डेयर यू, तुम इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हो? ऐसा तुम में क्या है जो किसी और में नहीं है? करीना कपूर है ये अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है। तो अल्काइंस में ऐसा क्या है जो अल्कीन्स और अल्केन्स में नहीं है? तो गाइस यहां पर हम लोगों को जो इसका रीजन उठाना है, वो रीजन उठाना है इसका हाइब्रिडाइजेशन। जब कभी भी आप अल्काइंस पर फोकस मारते हो तो यू विल सी कि अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन्स। और फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक H है और यहां पर एक H है और ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नाउ बिकॉज ऑफ द sp हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से इन दोनों कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। मैं आपको हमेशा से सिखाता आया हूं। और sp हाइब्रिडाइजेशन में देखा गया है कि s ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर 50% है और p ऑर्बिटल का परसेंटेज कैरेक्टर भी 50% है। मतलब अगर आप इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन में s ऑर्बिटल 50% अपने कैरेक्टर शो कर रहा है। अब s ऑर्बिटल क्या करता है, ध्यान से देखना। ये जो s ऑर्बिटल होता है बच्चा लोग, इसका शेप स्फेरिकल होता है, मैंने आपको समझाया था। अब इमेजिन करो तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को s ऑर्बिटल ने स्फेरिकल होने की वजह से चारों तरफ से घेर रखा है। अब अगर एक एटम में s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब उसने न्यूक्लियस को ज्यादा अच्छे तरीके से कवर कर रखा है और न्यूक्लियस ने इस s ऑर्बिटल को ज्यादा अच्छे से पकड़ रखा है। इस वजह से क्या होगा, आपका कार्बन क्योंकि 50% s ऑर्बिटल से घिरा है और क्योंकि s ऑर्बिटल को न्यूक्लियस के सबसे करीब माना जाता है, इस कार्बन के एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो कंपैरेटिवली पावरफुल हो जाएगा। क्यों पावरफुल हो जाएगा? क्योंकि जितने ज्यादा p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा, उसका मतलब है न्यूक्लियस उतना अंदर दब गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस फिर s ऑर्बिटल आया, फिर p ऑर्बिटल आया, फिर d आया, फिर f आया, तो बेचारा न्यूक्लियस तो अंदर दब गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां दो ही ऑर्बिटल है, 50% s और 50% p, मतलब न्यूक्लियस को घेरने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है तो आप देखो सिर्फ 25% कैरेक्टर s का आ रहा है और 75% कैरेक्टर p का आ रहा है। मतलब यहां पर न्यूक्लियस बुरी तरीके से दबा हुआ है क्योंकि उसको सिर्फ s ऑर्बिटल ने कवर कर रखा है, लेकिन उस न्यूक्लियस को s ऑर्बिटल के अलावा 75% p ऑर्बिटल ने भी कवर कर रखा है। और क्योंकि p ऑर्बिटल का शेप वो डंबल जैसा होता है, न्यूक्लियस अंदर दब गया और ऑर्बिटल ज्यादा बड़े हो गए। तो अब न्यूक्लियस अंदर दब जाने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर ले, वही बड़ी बात है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड या खींच नहीं पाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे पास में सिर्फ दो ही बच्चे हैं, एक s और एक p, तो मेरी नजर s पर भी होगी और उसके पीछे बैठे हुए p पर भी होगी। मैं s को भी कंट्रोल में रखूंगा, मैं p को भी कंट्रोल रखूंगा। और क्योंकि सिर्फ दो ही बच्चे हैं, मुझे यह भी पता रहेगा कि आस पड़ोस में क्या चल रहा है। क्योंकि ये दो बच्चे पढ़ रहे हो तो फिर मैं खड़ा हो जाऊंगा और इन दोनों को भी देखता रहूंगा, बेटा चलो लिखो, और फिर मैं देखता रहूंगा, तू भी है, अच्छा ये वाली क्लास में ये भी बैठा है, अच्छा ये भी आज आया हुआ है, मतलब मेरा सब पे नजर है। लेकिन यहां वाले केस में क्या हो जाएगा, sp3 में एक s, फिर एक p, फिर दूसरा p और तीसरा p। अब यहां पर चार बच्चे हो गए, तो वो जो आखिरी वाला p है वो मुझसे थोड़ा दूर हो गया, एक s, फिर एक p, फिर p और फिर p, वो आखिरी वाला p मुझसे दूर हो गया। तो मैं उसको देख लूं, वो प्रॉपरली पढ़ रहा है, वो लिख रहा है, वो मैं उस पर नजर मारूं कि अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, उस पर नजर मारूं। मेरा पूरा कंसंट्रेशन तो इन चार बच्चों को, जो कि 1 2 3 4 दूर दूर करके बैठे, और कोरोना की वजह से एस, फिर गैप, फिर पी, फिर गैप, फिर दूसरा पी, फिर गैप और फिर तीसरा पी, तो दूर हो जाएगा मेरे से। तो मैं अपने बच्चों को संभाल लूं, वही बहुत है कि पड़ोस में देखता रहूं क्या हो रहा है। तो sp3 में क्योंकि चार ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है,
और p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, न्यूक्लियस अंदर दब गया और वो अपने 4 ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन को पकड़ ले, वही बहुत है कि दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, नामुमकिन। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी sp ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाती है। वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि मात्र 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 2 ऑर्बिटल न्यूक्लियस को ज्यादा अच्छे तरीके से घेर नहीं पाते। और जितना ज्यादा s ऑर्बिटल का कैरेक्टर होता है, न्यूक्लियस उतना ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेता है, उसके अलावा न्यूक्लियस पूरी तरीके से एक्सपोज रहता है। सिर्फ s ऑर्बिटल का बर्डन रहता है, बाकी किसी का नहीं रहता, तो वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। फिर आता है तुम्हारा sp2 यानी अल्कीन, और फिर आता है sp3 यानी तुम्हारा अल्काइन। तो क्योंकि अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत रखेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत रखेगा तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई कर लेगा और हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर फेंक देगा। और जो स्पीशीज प्रोटॉन बाहर फेंक सकती है वो डेफिनेटली कौन से नेचर की होती है? वो डेफिनेटली एसिडिक नेचर की होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये रीजन है तुम्हारे अल्काइंस के एसिडिक होने का। पहले इसको नोट करो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, ये इधर से रब कर देता हूं मैं, ठीक है? ये रब कर देता हूं और ये वाला पोर्शन भी रब कर देता हूं, और इसका स्टेटमेंट आप लोग लिख लो, क्योंकि क्या होता है ना, स्कूल एग्जाम्स में स्टेटमेंट्स काम में आते हैं। भाई जेईई नीट में भले ही नहीं आए, लेकिन स्कूल एग्जाम में काम में आता है। तो स्टेटमेंट ऐसा है दैट अल्काइंस बीइंग sp hybridized have 50% s character, have 50% s characters, and therefore have more electronegativity as compared to alkenes जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, एंड इसके अंदर 33.3% s कैरेक्टर होता है, एंड अल्केन्स जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसके अंदर मात्र 25% s कैरेक्टर होता है। क्या बात समझ में आ गई? s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होता है? s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है, और जितना ज्यादा s ऑर्बिटल का कैरेक्टर होगा, न्यूक्लियस उतना ज्यादा एक्सपोज्ड रहेगा, क्योंकि उसको घेरने वाला सिर्फ s ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल तो लगभग कम मात्रा में है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो मोर s कैरेक्टर एंड लेस p कैरेक्टर। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा और जितना कम p कैरेक्टर होगा, आपके एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो क्योंकि आपका यहां पर कार्बन एंड हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन as compared to alkanes and alkynes, and hence can attract the electron pair of carbon hydrogen and release proton easily. Is that clear to you guys? कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की? पक्की बात, नोट करो इसको। हो गया? चलिए ग्रेट। अब अपन इसकी ना केमिकल रिएक्शन करके देख लेते हैं, जो इस बात को प्रूफ करती है कि हाँ भैया ये एसिडिक रिएक्शंस करता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखा था, बट मैंने वहां अल्काइन लिखा था, अब मैं आपको इसको करके बताता हूं। देखो, तो मान लीजिए आपके पास में इथाइन है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज योर इथाइन। आप इथाइन का रिएक्शन कर दो सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम मेटल क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड CNA, और यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब देखो, एक हाइड्रोजन लिखना बड़ा गंदा लगता है, क्योंकि एक एटॉमिक हाइड्रोजन कभी रिलीज नहीं होगा। रिलीज हमेशा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ही होगा, क्योंकि यही गैस है,
हमें हाइड्रोजन गैस निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन बेटा यहां पर रिलीज तो एक ही हाइड्रोजन हो रहा है ना रिएक्शन में, तो क्यों ना मैं इसको 1/2 कर दूं, तो एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये दिखने में अच्छा लगता है। इसको बोलेंगे हम लोग मोनोसोडियम, क्योंकि इसके अंदर एक ही सोडियम है। मोनोसोडियम और इथाइन से बन जाएगा इथाइनाइड। अब आप इस मोनोसोडियम इथाइनाइड को फिर उठाओ, HC ट्रिपल बॉन्ड CNA, और फिर इसके अंदर सोडियम डाल दो, तो अगेन सेम रिएक्शन हो गया। अब यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा, NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, और फिर आधा मोल हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं आधा मोल हाइड्रोजन का बाहर होना। अब ये हो गया तुम्हारा डाई सोडियम इथाइनाइड। अब अगर आप इस रिएक्शन को पूरा एक साथ लिखना चाहो तो भी कोई बुराई नहीं है। HC ट्रिपल बॉन्ड CA, जो तुम्हारा इथाइन हो गया, तुमने यहां पर 2 सोडियम डाला गुलगुलो, ये बन गया तुम्हारा NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, और एक हाइड्रोजन, यानी ओवरऑल 1 मोल हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। तो ये केमिकल रिएक्शन इस बात को प्रूफ करती है। क्या बात क्लियर हो गई मेरे लाडले बच्चों? तो आप देखो, जब कभी भी ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, इस प्रकार की रिएक्शन होती हुई नजर आएगी। यू विल सी दैट हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग, हाइड्रोजन गैस रिलीज होके बाहर जा रही है। एक अपन सोडामाइड के साथ भी कर लेते, क्योंकि सोडामाइड है ना बहुत अच्छा एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब जब देखो यहां पर मैंने ना ये भी बदल दिया, इसको मैंने प्रोपाइन ले लिया। आपके मन में सवाल आएगा ना कि सर अगर प्रोपाइन है तो क्या होगा? तो देखो, प्रोपाइन के साथ यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि सोडियम रिएक्ट नहीं करता, सोडियम रिएक्ट नहीं करता, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, थोड़ा और ताकतवर बेस चाहिए जो इसके साथ रिएक्शन कर सके। तो अपन NaNH2 उठा लेते हैं, यानी सोडामाइड। सोडामाइड क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेगा, यहां से NH2 को निकालेगा और इसको बना लेगा अमोनिया। अमोनिया गैस बाहर हो गई, और यहां पर आपका बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA। इसको बोलेंगे सोडियम प्रोपाइनामाइड, नहीं सोडियम प्रोपाइनाइड, NID, सोडियम प्रोपाइनाइड। क्या बात समझ में आ गई? तीसरी और बहुत जरूरी बात, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, द एसिडिटी ऑफ अल्काइंस डिक्रीजेस। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसीलिए आप देखो, मैंने इथाइन की रिएक्शन तो सोडियम मेटल के साथ ही कर दी, लेकिन प्रोपाइन की रिएक्शन मैंने और मजबूत और ताकतवर बेस के साथ करी। लेकिन अब अगर मेरे पास में ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, तो वो शायद इतनी ज्यादा एसिडिटी शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, इसमें आप देखो यहां पर ये कार्बन का नेचर sp3 है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, इनके पास में रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में यहां पर CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब आप मुझे बताओ, आपके एसिडिटी के लिए आपके पास में हाइड्रोजन रिप्लेस करने के लिए चाहिए। जैसे ये कार्बन यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, ये कार्बन यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, ये कार्बन यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, ये कार्बन sp है और ये कार्बन sp है। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों के पास में क्या हाइड्रोजन है रिप्लेस करने के लिए? नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट शोइंग, इट विल नॉट शो एसिडिक नेचर। ये एसिडिक नेचर शो ही नहीं कर पाएगा, एसिडिक नेचर ये शो ही नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास में ब्यूट 2 आइन है तो ये एसिडिटी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास में इसका दूसरा आइसोमर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यानी अगर आपके पास में ब्यूट 1 आइन है, तो क्या ये एसिडिटी शो करेगा? हाँ, ये शो कर सकता है। ये सोडामाइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसके पास में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने को है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। बच्चे इसी में उलझ जाते हैं कि सर आपने तो हमको इथाइन पढ़ाया था और आपको ने हमको प्रोपाइन पढ़ाया था। सवाल तो ब्यूटाइन पर आ गया, सवाल तो पेंटाइन पर आ गया, सवाल तो हेक्साइन पर आ गया। तो देख लेना
कि कौन सा आइसोमर है और किस आइसोमर के पास में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है या नहीं। जैसे इसके पास में कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास में है, तो ये एसिडिटी शो करेगा। तो ये बात मेरे प्यारे बच्चों प्लीज अच्छे तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। चलो इसको नोट कर लो। यहां पर हम लोगों की जो पहली प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी अपन चलते हैं एसिडिक रिएक्शन की तरफ, एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी फॉर माय प्यारे प्यारे लाडले लाडले गुलगुले, दैट इज योर एडिशन रिएक्शन। अब जब भी एडिशन रिएक्शन का नाम आता है हमारे मन में घंटियां बजती है कि अब तो सिर्फ जोड़ना है और कोई टेंशन नहीं लेना है। तो जी हां, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के अंदर देखो एक बेसिक मैकेनिज्म समझाता हूं। जो तुम्हारे पास में कार्बन है, इसके पास में ट्रिपल बॉन्ड है, ये तुम्हारा एक अल्काइन है। अल्काइन के साथ में मान लो एक HZ नाम का कंपाउंड जुड़ रहा है, एक HZ नाम का कंपाउंड जुड़ रहा है जिसमें Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इस बॉन्ड को हेट्रोलेटिक क्लीवेज करेगा। यू विल ऑब्जर्व अ हेट्रोलेटिक क्लीवेज, और उस वजह से ये से टूट जाएगा। इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इट विल बिकम प्रोटॉन। ये प्रोटॉन जाकर किसी भी एक कार्बन पर अटैक करेगा। इस कार्बन पर अटैक करने की वजह से ये कार्बन अपने पाई बॉन्ड को तोड़ेगा पहले, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, C डबल बॉन्ड C, यहां पर आ गया तुम्हारा H। अब ये तो सेटिस्फाइड है, 1 2 3 और 4 बॉन्ड इसके तो बने हुए हैं, लेकिन इसके 1 2 3 बॉन्ड ही रहेगा, तो इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। इसको ले जाएगा विनाइलिक कैटायन, विनाइलिक कैटायन, और ये Z नेगेटिव तुम्हारा यहां पर बच जाएगा। देख लो पहले इस मैकेनिज्म को ध्यान से। ठीक है, अब ये Z नेगेटिव ऑब्वियस सी बात है किस पर अटैक करेगा, ये Z नेगेटिव अटैक करवाएगा इस पर। ये बन गया तुम्हारा क्या, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। और तुम्हारा विनाइलिक कैटायन क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अभी ये तुम्हारा जो हाइड्रोजन है, इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और ये तुम्हारा ये वाला कार्बन इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, है ना। एंड फाइनली योर रिएक्शन विल वर्क लाइक दिस। ये C पर जुड़ जाएगा तुम्हारा Z डबल बॉन्ड CH, ये तुम्हारा अल्कीन बन जाएगा। समझ में आ रही। तो बेसिकली एडिशन रिएक्शन में ये वाला मैकेनिज्म फॉलो करना है हमें, वी हैव टू फॉलो दिस मैकेनिज्म। ठीक है, अब एक एक करके सारी केमिकल रिएक्शन उठाते हैं। पहली 2 केमिकल रिएक्शन तो बहुत ही हलवा, बहुत ही लल्लू है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बस ये मैकेनिज्म फॉलो करना है बेटा आपको। यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस मैकेनिज्म, सिर्फ ये मैकेनिज्म फॉलो करना है। बढ़े आगे, चलिए ग्रेट। अच्छा, H2 और हेलोजन के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एडिशन रिएक्शन में सिर्फ हेट्रोलेसिस ही काम करेगा, हेट्रोलेटिक फिशन ही काम करेगा, वहां होमोलेसिस भी हो सकता है और फ्री रेडिकल भी बन सकता है। तो ठीक है, हमको उतना ज्यादा फोकस मारने की जरूरत नहीं, हमको रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन यानी कि H2, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन कैसे होगी, देखो आपके पास में अल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड CH, लेट से मेरे पास में इथाइन है। इन प्रेजेंस ऑफ या तो मैं डालू पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल, में हाइड्रोजन को ऐड करूं, तो ये वाला बॉन्ड होमोलेटिक तरीके से टूट गया। मान लो ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया, एक हाइड्रोजन ने इस पर अटैक करा, दूसरा हाइड्रोजन ने इस पर अटैक किया, तो यहां पर ये बन गया CH2 और यहां बचा डबल बॉन्ड CH2। फिर आपने क्या करा, हाइड्रोजन डाल दिया,
वही पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल डाल दिया, तो एक हाइड्रोजन इधर अटैक किया, दूसरा हाइड्रोजन इधर अटैक किया, ये बन गया CH3CH3। तो ये तुम्हारा एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन हो गया। यानी ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड की तरफ लेकर जाने का काम करेगा। पहले अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट करेगा, और सॉरी अल्काइन को अल्कीन में, अल्काइन को अल्कीन में, और अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। दूसरा है एडिशन ऑफ डाइहेलोजन, एडिशन ऑफ डाइहेलोजन बोले तो X2 वही होमोलेसिस तरीके से काम चलेगा। मान लो तुम्हारे पास में C ट्रिपल बॉन्ड CH है, आपने इसके अंदर ब्रोमीन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट। आपको यहां पर क्या कलर देखने को मिलेगा, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर। तो पहले ये रेडिश ब्राउन कलर, एक ब्रोमीन इधर जोड़ेगा डबल बॉन्ड, दूसरा ब्रोमीन इधर जोड़ेगा H, फिर इसमें आपने ब्रोमीन डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो रेडिश ब्राउन कलर आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। कारण आपको मैं बता ही चुका हूं कि जब कभी भी आपके पास में Br2 अवेलेबल रहेगा CCl4 सॉल्यूशन में, रेडिश ब्राउन कलर देगा। एक ब्रोमीन इधर अटैक करेगा, दूसरा ब्रोमीन इधर अटैक करेगा, HCBr, BrCBr, एक और Br जुड़ जाएगा और H। अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1,1 2,2 टेट्राब्रोमो इथेन। और गुलगुलो, खास बात यह दैट इट इज कलरलेस। क्यों, क्योंकि अब यहां पर कोई भी फ्री Br2 फ्री ब्रोमीन अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि फ्री ब्रोमीन अवेलेबल नहीं तो ये कलरलेस हो जाएगा। मतलब ये भी एक केमिकल रिएक्शन आपकी ऐसे इस्तेमाल करी जा सकती है, कैसे, अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए। मतलब अगर आपके पास में कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो आप बता सकते हो कि हाँ कंपाउंड अनसैचुरेटेड था, क्योंकि पहले रेडिश ब्राउन कलर था, अब रेडिश ब्राउन कलर नहीं है। तो ये दो केमिकल रिएक्शन बड़ी इजी है। आओ इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे लाडलो मेरे बच्चों। फिर मैं आपको तीसरी केमिकल रिएक्शन की तरफ ले चलता हूं। पहली हो गई एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, दूसरी हो गई एडिशन ऑफ डाइहेलोजन। अब हम शुरू करेंगे एडिशन ऑफ HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए सुपर। तीसरी केमिकल रिएक्शन इस एडिशन ऑफ HX, और जैसे ही HX का नाम आता है, हाइड्रोजन हैलाइड्स का नाम आता है, आप लोगों के मन में तुरंत मार्कोनिकॉफ अंकल याद आ जाने चाहिए। दैट इज एडिशन ऑफ HX। अच्छा, यहां पर कौन कौन से HX, या तो HCl या HBr या HI, बस ये तीन। HF कभी रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन को छोड़ के जाएगा नहीं, इट इज वेरी टफ। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक आपको केस सिखाऊं, जैसे मैंने आपको याद है विसिनाइल वाला केस सिखाया था, विस डाइहेलाइड। और विस डाइहेलाइड का केस क्या सिखाया था, दो एडजेसेंट कार्बन पर अगर एक जैसा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन, तो ये विस वाला केस है। एक और केस होता है पता है केमिस्ट्री में, अच्छा इसका नॉमेनक्लेचर IUPAC के हिसाब से या कॉमन नेम के हिसाब से क्या किया जाता है, अल्काइलीन डाइहेलाइड। करेक्ट, इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्काइलीन डाइहेलाइड। एक और केस आता है केमिस्ट्री में, वो केस होता है कि आपके एक ही एटम से दो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए। इसमें क्या था, दो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप दो एडजेसेंट कार्बन पे थे। इसमें क्या होगा, दो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन पर होंगे, तो इसको बोला जाएगा जेम डाइहेलाइड। बस यही दोनों में डिफरेंस है। जेम में एक ही कार्बन पर दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं सेम टाइप के, सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं, सेम। और विस में दो अलग अलग हो जाएंगे। अब सर इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो इसके लिए मेरी पर्सनल ट्रिक क्या है, अल्काइलेडीन। यहां पर इन था, यहां पर डीन हो गया। डीन मतलब दो, ये डी जो आया ना इसका मतलब दो,
और दो मतलब एक ही एटम से दो एक जैसे हेलोजन या दो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप। तो क्योंकि एक ही एटम से दो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप जुड़ गए, इसलिए इसके नाम में आप डीन लगा दो। अगर आपने नॉर्मल अल्काइलीन लिखा है तो वो विस वाला केस, और अल्काइलिडीन ड ड ड आ गया, ड ड ड मतलब दो, तो अल्काइलिडीन डाइहेलाइड। समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो अब यहां वाले केस में हम जेम डाइहेलाइड का फॉर्मेशन सीखेंगे। हम यहां पर जेम डाइहेलाइड्स को देखेंगे कि जेम डाइहेलाइड्स कैसे बनेगा। देखो, तो इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल। ऑब्वियस सी बात है, आपको यहां पर मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉव रूल का आपको इस्तेमाल यहां पर करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में यहां पर एक इथाइन है और आप इस इथाइन का ट्रीटमेंट HBr के साथ करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा। अब यहां पर तो कोई लोचा नहीं है, एक जगह H जोड़ दो, एक जगह Br जोड़ दो। लेकिन अगर मान लो यहां पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता, इथाइन की जगह अगर मान लो यहां पर प्रोपाइन होता, प्रोपाइन, तो गड़बड़ होती। तो यहां पर तुम्हारा HCH डबल बॉन्ड CHBr ये बन गया। कोई परेशानी? अगले वाले केस में आप फिर HBr का ट्रीटमेंट करो, तो यहां पर भी H इधर जुड़ेगा और Br इधर जुड़ेगा। सर आप इसका रिप्लाई बताओ, आंसर बताओ कि ब्रोमीन इधर क्यों नहीं जुड़ा। मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है? योर अडेंडम विल गो एंड अटैक द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो क्योंकि यहां पर इस कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन है और इसके पास में एक ही हाइड्रोजन है, तो योर अडेंडम विल गो एंड अटैक द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा CH3 CHBr Br। अगर मान लो तुम्हारे पास में अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अल्कीन नहीं, चलो अल्काइन है, सॉरी अल्कीन नहीं, अल्काइन है, तो यहां पर मार्कोनिकॉव रूल क्या कहेगा कि भाई मैं जाकर इस पर अटैक करूंगा और H इस पर अटैक करेगा। अडेंडम विल गो एंड अटैक द कार्बन विद लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और ये कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां जुड़ जाएगा त्वाडा Br और यहां हो जाएगा त्वाडा CH2, क्योंकि त्वाडा कुत्ता टॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता, वी ऑल नो दैट। फिर HBr लगाया, अगेन योर अडेंडम विल गो एंड अटैक द कार्बन विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को फिर इधर अटैक करना पड़ेगा, तो इट विल बिकम CH3C Br Br और CH। अब आप देखो ये दोनों ही केस जेम वाले हैं। जेम वाले क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर दो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी तुम्हारा जेम डाइहेलाइड वाला केस हो गया, और इसने मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल इस्तेमाल करा। देखो यहां पर भी जेम डाइहेलाइड वाला केस, एक फंक्शनल ग्रुप ये, एक ये, दोनों सेम और ये दोनों जेम है। तो जब कभी भी अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करोगे, मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल के अनुसार अकॉर्डिंग काम करेगा और हमेशा आपको जेम डाइहेलाइड वाला केस बना कर देगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हो तो कर लो, 1,1 डाइब्रोमोइथेन, इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, IUPAC। और अगर आपको इसका कॉमन नेम लिखना है, इफ यू वांट टू राइट द कॉमन नेम, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड, प्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड, है ना? अब तो आपको समझ में आई गया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एडिशन ऑफ भाटर की तरफ चलते हैं। भाटर भाटर पानी दा एडिशन देख के अल्डिहाइड कीटोन बनेगा। वाह 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 वाह, आगे चले, बहुत बढ़िया। ये हमारा बोर्ड है और यहाँ में, और ये हमारी पढ़ाई चल रही है, पारी हो रही है, पारी। देवारे मुंह से सुपारी थूक के बात करना रे बाबा। बाबू भैया इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। देवारे देवारे देवा। चलो, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर 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 इन दी एयर। चलिए, एडिशन ऑफ वाटर। आइए हम लोग यहां पर वाटर को ऐड करके देखें। चलिए, अगेन भाई एडिशन ऑफ वाटर है तो इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव, इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है गुलगुलो, देखिए कैसे काम होगा। CH
ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, यू हैव टू यूज सल्फ्यूरिक एसिड विथ मर्क्यूरस सल्फेट या मर्क्यूरिक सल्फेट। मर्क्यूरिक सल्फेट मतलब कि इस पर +2 चार्ज होना चाहिए, इस पर -2, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में। तो क्या होगा, OH जाकर इधर अटैक कर लेगा और CH2 इधर अटैक कर लेगा, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH। अब गाइज यहां पर पता है, यहां पर आइसोमेराइजेशन देखने को मिलेगा। वैसे इसको कुछ लोग टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं, तो आपको टॉटोमेरिज्म टाइप की यहां पर चीज देखने को मिलेगी। ये जो तुम्हारा OH है, ये OH, ये इस हाइड्रोजन को इस CH2 की तरफ भेज देगा और ये जो पाई बॉन्ड है इसको खुद की तरफ ले आएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये CH3 बन जाएगा, ये CH ही रहेगा, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएगा, तो इट विल बिकम अल्डिहाइड, इट विल बिकम एसिटल डिहाइड, और वी कैन से इथेनल, इट विल बिकम इथेनल। क्या बात बुलबुलों को समझ में आ रही है? वहीं पर अगर मान लीजिए आपके पास में ये है एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अरे अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, अल्काइन है, अल्काइन है, पागल, अल्कीन अल्कीन अल्कीन, अल्काइन है। अगर आपने यहाँ पर फिर HgSO4 ले लिया और H2SO4 डाल दिया, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ अंकल का बेटा पड़ोसी वाला, ये OH इधर अटैक करेगा, H इधर अटैक करेगा मार्कोनिकॉफ अंकल के हिसाब से, तो ये जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। अगेन यू विल सी आइसोमेराइजेशन, आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, H इधर चला जाएगा। बस यही करना होता है, मैंने आपको टॉटोमेरिज्म सिखाया हुआ है। यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा CH3, इट विल बिकम कीटोन, इट विल बिकम प्रोपेनोन। तो इस तरीके से आप लोग अल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं अल्काइन का इस्तेमाल करके, विन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिड एंड HgSO4। बहुत प्यारी रिएक्शन, बहुत इजी रिएक्शन, क्लास 12th में इसकी हाई इंपॉर्टेंस है, हाई इंपॉर्टेंस है। अच्छे से प्यार से इसको नोट कर लो। लास्ट केमिकल रिएक्शन बची है, चैप्टर खत्म, चैप्टर नहीं सॉरी टॉपिक खत्म, माफ करना, टॉपिक खत्म, 2 मिनट की खुशी दी थी, टॉपिक खत्म, ठीक है गुलगुलो। चलिए गाइस, बहुत बढ़िया। तो अब इसी के साथ हम लोग हमारे लास्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज योर पॉलीमराइजेशन। तो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी विच इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन हम लोग सब जानते हैं, पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमराइजेशन में सबसे पहला होता है आपका लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन में दूसरा होता है आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, लीनियर पॉलीमराइजेशन एंड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो दो तरीके के आपको यहां पर पॉलीमर्स देखने को मिलते हैं गुलगुलो। देखो लीनियर पॉलीमराइजेशन के अंदर यूजुअली, जैसे मान लीजिए आपके पास में इथाइन है, तब इस इथाइन के n मोल्स लोगे तो आफ्टर पॉलीमराइजेशन ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, नहीं कुछ इसे ऐसा लिखना पड़ेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH 1 2 3 डबल बॉन्ड, तो यहां पर हमें हटाना पड़ेगा CH, फिर यहां पर हमें लगाना पड़ेगा CH, फिर यहां लगाना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड CH2 एंड ये। इस तरीके से आपको जो देखने को मिलता है ये बनता है आपका पॉलीएसिटाइलिन। इथाइन को जब आप लोग पॉलीमराइज करोगे तो इट विल गिव यू पॉलीएसिटाइलिन नाम का एक पॉलीमर मिलता है। आप देखो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए, गुड। इस कार्बन के पास में 2 3 4 वेरी गुड, इस कार्बन के पास में 2 3 4 वेरी गुड, और ये भी ठीक है। तो ये बन गया आपका पॉलीएसिटाइलिन। यूजुअली जो पॉलीएसिटाइलिन होता है ना, ये लीनियर मतलब एक लंबी चेन बन गई। इट इज यूज्ड एज एन कोटिंग, या इट इज यूज्ड एज अ कोटिंग फॉर
इलेक्ट्रोड्स, ये जो आपकी इलेक्ट्रोड्स जो आती है उसकी कोटिंग के लिए, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बैटरीज, ये आपकी बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होता है। दूसरा, ये अच्छा कंडक्टर होता है, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर, इसलिए यानी आप देखोगे, और इट इज बेसिकली चीपर देन मेटल, चीपर देन मेटल इलेक्ट्रोड्स। जो आप मेटल के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं उनके मुकाबले ये सस्ता होता है। तो आजकल क्या होने लग गया है ना, पॉली एसिटाइलिन का इस्तेमाल हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, हमारी बैटरीज के अंदर, हमारे इलेक्ट्रोड्स के अंदर बेसिकली इसका इस्तेमाल करने लग गए हैं लोग, क्योंकि ये कंडक्टर भी होता है और ये बहुत ज्यादा बढ़िया मटेरियल होता है। तो ये आपका लीनियर पॉलीमराइजेशन हो गया। मतलब कि लीनियर पॉलीमराइजेशन का मतलब व्हेन योर मोनोमर्स, जो आपके सिंगल यूनिट्स होते हैं, यानी आपका जो इथाइन का जो मोनोमर है, व्हेन मोनोमर्स कंबाइंस टू फॉर्म अ लीनियर पॉलीमर, एक लीनियर पॉलीमर बन जाएगा, दैट्स इट। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की तरफ चलते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। लेट्स से आपके पास में 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स हैं। इस 3 इथाइन के मॉलिक्यूल्स को आपको फ्यूमिंग तो नहीं होना चाहिए, आयरन में से फ्यूम्स तो निकलती, रेड हॉट, मतलब इतना ज्यादा लोहा गर्म हो जाना चाहिए कि वो बिल्कुल लाल दिखने लग जाए। और ये बेटा ट्यूनिंग्स होनी चाहिए, मतलब लोहा ऐसा बड़ा सा लोहा नहीं, ट्यूनिंग्स मतलब छोटे 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 पीसेस, उसको आप इतना गर्म कर दो, उसको आप इतना ज्यादा हॉट कर दो कि बिल्कुल वो लाल कलर से चमकने लग जाए, रेड हॉट कॉपर ट्यूनिंग्स। और ये करने के लिए आपको जो टेम्परेचर दिखेगा वो लगभग 873 केल्विन का दिखेगा। जब आप ये करोगे तो एक्चुअली क्या होगा ना, यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ एक साइक्लाइजेशन हो जाएगा। और बेसिकली यहां पर इनके अंदर के ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और ऑल्टरनेट पोजीशंस पर यू विल ऑब्जर्व अ डबल बॉन्ड, और इनके जो 6 हाइड्रोजन है वो तो इनके पास में आपको कनेक्टेड दिखाई देंगे। तो ये बन गया त्वाडा बेंजीन। तो बेसिकली अल्काइंस से यानी इथाइन से आप बेंजीन भी बना सकते हो, और इसे मैं स्टार बनाऊंगा क्योंकि क्लास 12th में कन्वर्जन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस ये 2 केमिकल रिएक्शंस आपकी हो गई। और यहां पर बेंजीन जो होता है ये शुरुआत होती है एरोमेटिक कंपाउंड की, जैसे कि अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जो बेंजीन होता है ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है। ये जो बेंजीन है ये डाइज में इस्तेमाल होता है कलर वगैरह करने में। ये जो बेंजीन है, जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड है, फिनॉल, ईथर, हेलोअरीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, ईस्टर्स, सोप, डिटर्जेंट, जितने भी आपके पास में जो साइंटिफिक केमिस्ट्री में जो भी आपके पास में चीजें होती हैं, उन सबको बनाने में बेंजीन का एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बच्चा लोग यहां पर हमारा अल्काइंस खत्म होता है, बेंजीन बनता है। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि बेंजीन स्टार्ट करेंगे। बेंजीन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्ट्रक्चर कैसा होता है, केक्यूले ने इसके स्ट्रक्चर को क्या बताया था, रेजोनेंस शो करता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगले 2 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, 2 या 3 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा बेंजीन को खत्म करने की। दैट मींस हमारा एरोमेटिक कंपाउंड खत्म, हमारा हाइड्रोकार्बन खत्म। तो वी आर अबाउट टू एंड दिस चैप्टर, बिल्कुल मिड में मैं कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडले बच्चों।